ऑर्डिनरी यूनिक कोचिंग क्लासेस। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिया था अपना एक्सरसाइज 5. हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑर्डिनरी यूनिक कोचिंग क्लासेस। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिए थे अपने एक्सरसाइज 5.2 के सभी एग्जाम्पल्स। आज के लेक्चर में हम करेंगे एक्सरसाइज 5.3 का बेसिक एंड देन उससे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे एक्सरसाइज 5.3 के एग्जाम्पल्स। एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 के जिन भी क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स के डाउट थे, तो इस चैप्टर के हमारे 2 लेक्चर रहते हैं। एक ये लेक्चर जो आप अभी देख रहे हैं एंड इससे नेक्स्ट लेक्चर एक्सरसाइज 5.3 के एग्जाम्पल्स का। उसके बाद हम जो वो डाउट वीडियो है मैं वो अपलोड कर दूंगी, आप फिर वहां से देख सकते हैं। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दो जल्दी से सब्सक्राइब, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंच जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो जैसे कि हमने एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 में डिफरेंट फंक्शंस पढ़े। प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने सिग्मा फंक्शन एंड देन डिवाइजर फंक्शन, एरिथमेटिक फंक्शंस, काफी सारे फंक्शंस हमने पढ़े। इस एक्सरसाइज के बेसिक में हम एक अलग टाइप का फंक्शन पढ़ने वाले हैं विच इज द मोबियस फंक्शन। हमने लेक्चर के इंट्रोडक्शन में भी डिस्कस किया था कि हम ये सभी फंक्शंस इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो आज स्टार्ट होता है आपका मोबियस फंक्शन विच इज वेरी इजी। जैसे आपके सिग्मा और डिवाइजर फंक्शन इजी थे, सेम ये भी इजी ही है। तो देखिए, मोबियस फंक्शन में सिंपली आपको एक चीज पता होनी चाहिए। मोबियस फंक्शन को हम डिनोट करते हैं बाय म्यू एन एंड इसमें आपको 3 कंडीशंस का ध्यान रखना है और वो तीनों कंडीशंस हैं ये। सबसे पहली कंडीशन कि अगर आपके पास n की वैल्यू 1 है देन मोबियस फंक्शन इज ऑलवेज 1। क्लियर? अगर आपके पास n है कोई स्क्वायर फैक्टर, फॉर एग्जाम्पल 4 इज द स्क्वायर ऑफ 2, देन उस टाइम पे आपके जो मोबियस फंक्शन म्यू n की वैल्यू है वो हो जाएगी 0। एंड इफ n इज इन दिस फॉर्म, ये जनरल फॉर्म होती है n की जिसमें आपके p1 p2 pr ये सभी के सभी आपके प्राइम्स हैं, डिफरेंट प्राइम्स। तो इस टाइम पे आपके मोबियस फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी -1 रेज टू पावर r। और ये जो r है इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका मोबियस फंक्शन। अब इसके हम देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स, ताकि आपको मोबियस फंक्शन जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे ये डिफरेंट वैल्यूज गिवन है आपको यहाँ पे n की 1 2 3 4 5 6 अप टू 10 तक, इन सभी के हम मोबियस फंक्शन फाइंड करते हैं। इसमें हर टाइप के आपके पास जैसे 3 फॉर्म्स है, इन तीनों फॉर्म्स के एग्जाम्पल 1 to 10 में इन्वॉल्व है। तो अगर आपके n की वैल्यू होती है 1 तो सिंपली यहाँ पे मोबियस फंक्शन की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। इफ n इज इक्वल्स टू 2, अगर n की वैल्यू होती है आपके पास 2, तो देखिए 2 जो है ना तो वो फर्स्ट फॉर्म का है ना वो सेकंड फॉर्म का है, 2 किसी का स्क्वायर फैक्टर भी नहीं है, तो 2 है आपका थर्ड फॉर्म का। थर्ड फॉर्म में क्या है आपके पास p1 p2 अप टू pr प्राइम नंबर्स है, ऐसे ही 2 भी एक प्राइम नंबर है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -1। अब देखिए रेज टू पावर r का मतलब क्या है, कितने आपके पास यहाँ पे प्राइम नंबर्स है, मीन्स n के कितने फैक्टर्स हैं आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 2 है ओनली, तो मतलब एक ही आपके पास क्या हुआ, n का एक ही फैक्टर हुआ, तो r की जो वैल्यू है वो हो जाएगी आपकी 1। तो -1 रेज टू पावर 1 इज -1, ये भी हो गया। अब n की वैल्यू अगर होती है 3, तो 3 पे देखिए 3 अगेन आपका इस वाली फॉर्म का होगा, थर्ड फॉर्म का, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड फॉर्म में से तो किसी फॉर्म का नहीं है। थर्ड फॉर्म में क्या है, वही अगेन आपका प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर भी कितनी क्वांटिटी में, ओनली 1। तो -1 रेज टू पावर 1 करेंगे तो अगेन -1 आ जाएगा। देन 4, अब देखिए 4 जो है आपका वो आता है सेकेंड कंडीशन से, बिकॉज 4 हैज अ स्क्वायर फैक्टर। 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है ना, और अगर आपके पास n आपके पास आ जाता है स्क्वायर फैक्टर तो उसकी वैल्यू होती है 0। तो यहाँ पे 4 के मोबियस फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी 0। देन 5 इज अगेन प्राइम नंबर, इसकी वैल्यू -1 रेज टू पावर 1, अगेन -1 हो जाएगी। अब देखिए 6 फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी में से तो आता नहीं है, तो 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 into 3, 2 3 6 एंड 2 and 3 आर प्राइम नंबर्स, तो आपका थर्ड फॉर्म का हो गया ना, n इज इक्वल्स टू 2 into 3 मीन 6 इज इक्वल्स टू 2 into 3। अब यहाँ पे r की वैल्यू हो गई 2, क्योंकि n के आपके हो गए 2 फैक्टर्स, एक 2 और एक 3, तो r की वैल्यू हो गई 2। और जब आप करोगे -1 रेज टू पावर 2, तो -1 into -1 किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल। ठीक है, तो आपके 6 के मोबियस फंक्शन की वैल्यू हो गई 1। 7 के लिए अगर हम देखते हैं तो 7 इज अगेन अ प्राइम नंबर और सिंगल डिजिट है, तो दैट मीन्स r की वैल्यू होगी 1 एंड -1 रेज टू पावर 1 इज -1। फिर अगर हम 8 देखते हैं तो 8 को आप कैसे लिख सकते हो, अगर इसका आप प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो 8 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 into 2 into 2 एंड 2 into 2 is 4 एंड 4 हैज अ स्क्वायर फैक्टर ऑफ 2। ठीक है, तो दैट मीन्स उसकी वैल्यू हो जाएगी 0, तो आपके 8 की भी वैल्यू क्या हो जाएगी 0।
ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए 9 हैज अ स्क्वायर फैक्टर ऑफ 3 का स्क्वायर है 9, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 0। एंड देन 10 की वैल्यू आपके पास 1 कैसे आई, 10 को आप कैसे लिख सकते हो, 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 5। 2 एंड 5 आर प्राइम नंबर्स, तो आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी 2, क्योंकि यहाँ पे दो आपके फैक्टर्स हैं, तो -1 रेज टू पावर 2 इज 1। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि मोबियस फंक्शन की वैल्यू हमें कैसे फाइंड करनी है। अगर आपके पास कोई इस टाइप का नंबर है कि आप उसे देखते ही नहीं पहचान पा रहे हो, तो सिंपली उसके फैक्टर्स करो। जैसे 8 है, 8 के हमने फैक्टर्स करे, हमें दिखा कि जो 8 है यहाँ पे वो क्या हो रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट मीन्स 2 रेज टू पावर 2 इंटू 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा ना यहाँ से, एंड इंटू 2 और 2 का स्क्वायर, तो दैट मीन्स यहाँ पे आपका एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, तो उस टाइम पे वैल्यू हो जाएगी 0। नाउ n इज इक्वल टू 360। अब n आपका 360 के इक्वल है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लोगे। अब आप देख रहे हो यहाँ पे कि यहाँ पे स्क्वायर फैक्टर्स है आपके पास, जैसे 2 इंटू 2 करोगे तो 2 रेज टू पावर 2 हो जाएगा, विच इज 4। ठीक है, 4 जो है उसका एक स्क्वायर फैक्टर है। सेम इसी तरीके से 3 इंटू 3 करोगे 3 रेज टू पावर 2, 9 का भी स्क्वायर फैक्टर है। तो यहाँ पे 2 और 3 के स्क्वायर फैक्टर्स होने की वजह से इसके जो मोबियस फंक्शन की वैल्यू है, मोबियस फंक्शन वैल्यू ऑफ 360 इज 0। ठीक है, तो कोई भी आपके पास ग्रेटर नंबर है, ग्रेटर इंटीजर है, तो उसका आपको क्या करना है, सिंपली प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, एंड उसके अकॉर्डिंग जो भी आपके फैक्टराइजेशन आता है उसी के अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि मोबियस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, इन्हीं तीनों कंडीशन में से एक होगी। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी ये लास्ट की 2 कंडीशंस यूज होती है, क्योंकि ये तो सिंपली फर्स्ट वाली 1 के लिए है। ठीक है, उसके बाद आपको 2 एग्जांपल्स और गिवन है यहाँ पे, n इज इक्वल टू 30 के लिए वही किया हमने, प्राइम फैक्टराइजेशन किया 2, 3, 5 का। ठीक है, अब 2, 3, 5 इनमें तो ऐसा कुछ रिपीटेशन है नहीं ना, यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, किसी का भी स्क्वायर फैक्टर नहीं है यहाँ पे, तो ये हम लेंगे थर्ड फॉर्म। ठीक है, डिफरेंट प्राइम्स है सारे के सारे, और r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, 2, 3, क्योंकि यहाँ पे 3 फैक्टर्स हो रहे हैं आपके, तो -1 रेज टू पावर 3 इज -1। अब आप अपने आप ट्राई करेंगे मोबियस फंक्शन वैल्यू ऑफ 15। ठीक है, ये आपको खुद करना है। अब हम स्टार्ट करते हैं थ्योरम्स बेस्ड ऑन मोबियस फंक्शन। नाउ थ्योरम नंबर 1 इज मोबियस फंक्शन इज अ मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन, ये आपको प्रूव करना है, और ये ही जो आपका थ्योरम है वो सेकेंड टाइप के स्टेटमेंट के साथ भी आ सकता है। शो दैट मोबियस फंक्शन ऑफ mn is equals to Mobius function of m into Mobius function of n, where m and n are relatively prime, और you can say co-prime। दोनों का सेम मीनिंग है, relatively prime कह लो आप या फिर co-prime कह लो। co-prime क्या होते हैं, जिनमें आपस में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है, वो को-प्राइम नंबर्स होते हैं हमारे। ठीक है, एंड उनकी जीसीडी होती है 1, क्योंकि कोई भी उनके पास कॉमन फैक्टर तो है नहीं कि वो एक दूसरे को डिवाइड करेंगे या कट करेंगे, तो उनकी जीसीडी हमेशा 1 होती है। क्लियर। प्रूफ में देखिए ये जो थ्योरम है ये समझने वाला थ्योरम है, पहले आप समझेंगे कि इसमें हमें करना क्या है, एंड देन फिर इसका प्रूफ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आपको प्रूव करना है कि m और n आपके रिलेटिवली प्राइम है, एंड मोबियस फंक्शन ऑफ म्यू n इज इक्वल्स टू मोबियस फंक्शन ऑफ m एंड मोबियस फंक्शन ऑफ n। तो आपको इन दोनों को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को करना है इक्वल प्रूफ। तो दैट मीन्स हमने जो मोबियस फंक्शन पढ़ा था उसकी कंडीशंस भी यूज करनी पड़ेंगी। ठीक है, कंडीशंस यूज करेंगे, तो आप कौन सी कंडीशन यूज करेंगे। अब फर्स्ट कंडीशन है n इज इक्वल्स टू 1 के लिए, तो कोई भी वैल्यू यहाँ पे स्पेसिफाई करके नहीं दी हुई है, तो फर्स्ट कंडीशन हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, सेकेंड कंडीशन है आपकी स्क्वायर फैक्टर के लिए, और थर्ड कंडीशन है जब n के आप फॉर्म लेते हो एज प्राइम फैक्टर्स, जहाँ पे आपके प्राइम होते हैं n इज इक्वल्स टू p1, p2, pr, ये फॉर्म आप लेते हो, और जो आपके प्राइम फैक्टर्स होते हैं p1, p2 वो क्या होते हैं, सारे के सारे डिफरेंट प्राइम्स होते हैं, तो यहाँ पे आप थर्ड फॉर्म भी नहीं ले सकते। तो इसे प्रूव करने के लिए हम बहुत इजी सी कंडीशन, हमारी कंडीशन नंबर 2, उसको हम यूज कर सकते हैं, जहाँ पे n आपका स्क्वायर फैक्टर होता है और उसकी वैल्यू आती है मोबियस फंक्शन की 0। तो हम यहाँ पे क्या लेके चलेंगे कि जो आपके m और n है, ये दोनों ही नंबर्स, दोनों ही इंटीजर्स किसी भी p स्क्वायर से डिविजिबल है, जहाँ पे p आपका है प्राइम। तो हम ये कंडीशन इसमें यूज करने वाले हैं। तो प्रूफ में सबसे पहले आप यहाँ पे दे रखा है रिलेटिवली प्राइम, तो आप इनको लेट करके चलेंगे पहले से कि रिलेटिवली प्राइम है। रिलेटिवली प्राइम होने का मतलब या फिर को प्राइम होने का मतलब क्या है कि इनकी दोनों की जो जीसीडी है वो है 1 के इक्वल, इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 2 केस बनते हैं, जो m और n है वो p स्क्वायर से डिविजिबल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, क्योंकि हमें नहीं पता, यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन नहीं है, आपके पास जनरल वैल्यूज गिवन है। ठीक है, जनरल केस गिवन है, तो आप केसेस बनाएंगे अपने, डिफरेंट केसेस जितने भी बनते हैं, एंड देन फिर सॉल्व करके देखेंगे कि आपका थ्योरम प्रूफ हो रहा है या फिर नहीं। तो केस 1 हम यहाँ पे करते हैं।
केस 1 में आप लेट करके चलेंगे कि आपका जो m और n है, यहाँ पे हम लेंगे व्हेन m एंड n आर डिविजिबल बाय p स्क्वायर। इनको हम लेट करके चल रहे हैं कि m और n जो है आपके वो डिविजिबल है p स्क्वायर से, वेयर p इज योर प्राइम। p आपका क्या है, प्राइम है। अब देखिए m और n हमें यहाँ पे प्रूव यही कंडीशन करनी है, ठीक है। मोबियस फंक्शन ऑफ m n इज इक्वल टू मोबियस फंक्शन ऑफ m इंटू मोबियस फंक्शन ऑफ n। तो वो जीरो वाली कंडीशन हम इसीलिए लेके चल रहे हैं क्योंकि जीरो इज इक्वल टू जीरो इजिली हो जाएगा, हमें आसानी होगी सेकेंड कंडीशन लेके अगर हम प्रूव करते हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ m और n p स्क्वायर से डिविजिबल है, देन वही मोबियस फंक्शन के आप सेकंड कंडीशन यूज करो। सेकंड कंडीशन क्या थी कि अगर n का स्क्वायर फैक्टर होगा, सो दैट मीन्स उसकी मोबियस फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताती हूँ। जैसे m और n का जो होगा वो होगा स्क्वायर फैक्टर, ठीक है। m एंड n है स्क्वायर फैक्टर, कैसे, क्योंकि p स्क्वायर से वो डिविजिबल है और p क्या है आपका, प्राइम है। अगर मैं आपको बोलूं कि जैसे m को मैं ले लेती हूँ 4 इज डिविजिबल बाय 2 स्क्वायर, दिस इज ट्रू, 4 इज डिविजिबल बाय 2 स्क्वायर। इसी तरीके से n को मान लीजिए मैंने ले लिया 16 इज डिविजिबल बाय p स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो इस तरीके से आप m और n की वैल्यू लेके चलेंगे जो कि p स्क्वायर से डिविजिबल होंगे। अब इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी मोबियस फंक्शन की, जीरो, बिकॉज ये क्या है, दोनों ही जो इंटीजर्स है यहाँ पे इनका एक स्क्वायर फैक्टर है, इसका स्क्वायर फैक्टर है 2, इसका स्क्वायर फैक्टर है 4। तो इसी टाइप से यहाँ पे आप कुछ रिलेट करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके जो मोबियस फंक्शन ऑफ m की वैल्यू है वो भी जीरो हो जाएगी एंड मोबियस फंक्शन ऑफ n की वैल्यू है वो भी जीरो हो जाएगी, बिकॉज m एंड n हैज स्क्वायर फैक्टर, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज अगर मैं करती हूँ इन दोनों को मल्टीप्लाई तो उसकी भी वैल्यू क्या आएगी, जीरो, क्योंकि हमें क्या चाहिए, राइट हैंड साइड में इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन चाहिए, इसलिए मैंने इन दोनों को किया मल्टीप्लाई एंड 0 इंटू 0 इज 0। ये हो गया आपका। उसके बाद अब हमें लेके आनी है लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड भी किसके इक्वल लानी है, 0 के इक्वल, तभी आपकी दोनों साइड जो है वो इक्वल प्रूव हो पाएंगी। अब आपको पता ही है p स्क्वायर डिवाइड कर रहा है m को, और हम कह सकते हैं p स्क्वायर डिवाइड कर रहा है n को। p स्क्वायर जो है वो m को भी डिवाइड कर रहा है और n को भी डिवाइड कर रहा है, सो दिस इंप्लाइज p स्क्वायर इनके प्रोडक्ट को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। ये सभी कंडीशंस हमने डिविजिबिलिटी चैप्टर नंबर 1 में हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो अगर p स्क्वायर m और n दोनों को डिवाइड कर रहा है तो इनके प्रोडक्ट को भी डिवाइड करेगा, सो दिस इंप्लाइज, अब देखिए अगेन वही बात हो गई, m n इज डिविजिबल बाय p स्क्वायर, सो दैट मीन्स m n एक स्क्वायर फैक्टर है तभी तो वो p स्क्वायर से डिविजिबल है, सेम यही वाली कंडीशन। सो दैट मीन्स यहाँ पे मोबियस फंक्शन ऑफ m n की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। केस 1 तो हो गया आपका प्रूफ, मोबियस फंक्शन ऑफ m इंटू मोबियस फंक्शन ऑफ n इज इक्वल टू 0 एंड मोबियस फंक्शन ऑफ m n इज इक्वल टू 0। तो अगर आप इसको लो इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2, और इन दोनों को अगर आप कंपेयर, राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी, तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं, मोबियस फंक्शन ऑफ m n इज इक्वल टू मोबियस फंक्शन ऑफ m इंटू मोबियस फंक्शन ऑफ n। तो ये होता है आपका फर्स्ट केस यहाँ पे प्रूफ, और बहुत इजी से है। जस्ट आपको अगर ये थ्योरम आता है आपका एग्जाम में तो यही चीज आपको ध्यान रखनी है कि हमें कंडीशन कौन सी लेके चलनी है, फिर आपको अपने आप ही याद आ जाएगा, ठीक है। सेकंड कंडीशन आप यहाँ पे यूज करेंगे। अब हम करते हैं इसका सेकंड केस। केस नंबर 2 इज व्हेन n एंड m आर नॉट डिविजिबल बाय p स्क्वायर, और वो स्क्वायर ऑफ एनी प्राइम नंबर, आप ये p स्क्वायर भी लिख सकते हो, वो भी क्या है, स्क्वायर ऑफ एनी प्राइम नंबर। तो अब आपके पास m और n दोनों ही किसी भी प्राइम के स्क्वायर से डिविजिबल नहीं है, सो दैट मीन्स m और n के क्या होंगे, आपके फैक्टर्स होंगे। तो m और n की जो हम फॉर्म है वो क्या ले लेते हैं, m इज इक्वल्स टू p1 p2 अप टू pr एंड n इज इक्वल्स टू q1 q2। अब r तो हमने यहाँ पे यूज कर लिया है, हम यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, qt qs जो भी आप लेना चाहें, यहाँ पे हमने ले लिया qt। ये हो गई आपकी m और n की फॉर्म, क्योंकि m और n आर नॉट डिविजिबल बाय स्क्वायर ऑफ एनी प्राइम नंबर, तो आप क्या करेंगे, m और n के फैक्टर्स कर देंगे, यही होता है। तो यहाँ पे अब हम यूज करेंगे कंडीशन नंबर 3, यही आपके जब m और n की ये फॉर्म होती है तो आपकी कंडीशन नंबर 3 ही यूज होती है। तो उसमें क्या है, अगर मैं मोबियस फंक्शन ऑफ m की वैल्यू निकालती हूँ तो वो क्या होगी, -1 रेज टू पावर r, और मोबियस फंक्शन ऑफ n की वैल्यू निकालती हूँ तो वो क्या हो जाएगी, -1 रेज टू पावर t, जो भी आपकी लास्ट टर्म होती है, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। यहाँ पे आपकी r टर्म्स है तो -1 रेज टू पावर r, यहाँ पे आपके t टर्म्स है तो -1 रेज टू पावर t, ये होता है आपका। और आपको यहाँ पे बता देना कि p1 p2 pr ये सारे के सारे डिफरेंट प्राइम्स हैं, एंड q1 q2 अप टू qt ये भी सारे के सारे आपके डिफरेंट प्राइम्स हैं। तो इन दोनों के आपने मोबियस फंक्शन की वैल्यू निकाल ली। अब यहाँ पे भी हमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल प्रूव करनी है,
मोबियस फंक्शन ऑफ एम एन इज इक्वल टू मोबियस फंक्शन ऑफ एम इंटू मोबियस फंक्शन ऑफ एन। ये आपको प्रूव करना है केस नंबर 2 में भी, जैसे कि हमने केस नंबर 1 में किया था। तो सबसे पहले हम राइट हैंड साइड देख लेते हैं। तो राइट हैंड साइड में आपका क्या होता है, मोबियस फंक्शन ऑफ एम इंटू मोबियस फंक्शन ऑफ एन। इसकी वैल्यू आपको निकालनी होती है, तो दोनों की वैल्यू आपके पास है, पुट कर दो, -1 रेज टू पावर आर इंटू -1 रेज टू पावर टी। क्या हो जाएगा आपके पास, -1 रेज टू पावर आर प्लस टी। तो ये आ गई आपकी राइट हैंड साइड की वैल्यू। अब हम निकाल लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या होता है, मोबियस फंक्शन ऑफ एम एन। दैट मीन्स एम और एन का आपको करना है मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन आप करेंगे, एम की वैल्यू ये है, एन की वैल्यू ये, इन दोनों को आप कर दो मल्टीप्लाई। तो पहले हम एम लिख लेते हैं, P1 P2 अप टू कहाँ तक है आपका PR तक, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे एन के साथ जो कि है Q1 Q2 अप टू QT तक। अब आप इन पे ऑपरेट कर दो मोबियस फंक्शन। दिस इंप्लाइज मोबियस फंक्शन ऑफ एम एन। तो यहाँ पे भी मोबियस फंक्शन ऑफ दिस टर्म एंड मोबियस फंक्शन ऑफ दिस टर्म, और ये दोनों ही एम और एन की वैल्यूज हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका मोबियस फंक्शन ऑफ एम और उसकी वैल्यू है -1 रेज टू पावर आर। तो -1 रेज टू पावर आर इंटू ये है आपकी एन की वैल्यू, तो मोबियस फंक्शन ऑफ एन -1 रेज टू पावर टी। इन दोनों को आप करोगे तो -1 रेज टू पावर आर प्लस टी, बेस सेम है तो पावर आपकी क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो अब आप देखिए इसे आप ले लो इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। बाय कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, राइट हैंड साइड आपकी इक्वल है, तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये भी इक्वल होंगी। तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हो कि दिस इंप्लाइज बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, mu of mn is equals to mu of m into mu of n. So this proves that mu is a multiplicative function. यही तो आपको प्रूव करना था कि आपका जो मोबियस फंक्शन है वो एक मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है, ठीक है। तो जैसे कि हमने करा था ना अपने एक्सरसाइज 5.2 के बेसिक में, आपका थ्योरम नंबर 2 था कि सिग्मा फंक्शन एंड डिवाइजर फंक्शन आर मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन। सेम यहाँ पे मोबियस फंक्शन भी क्या है, मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है। चाहे आप दोनों इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करके उस पर मोबियस फंक्शन अप्लाई करो या फिर सेपरेटली अप्लाई करो, रिजल्ट आपका सेम आएगा। नाउ नेक्स्ट इज थ्योरम नंबर 2, एफ मॉर्टन्स लेमा। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में और एग्जाम्पल्स में भी यूज होने वाला है। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है देखते हैं। फॉर ईच एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ये जो आपका जो लेमा है वो किसके लिए है, एन आपका या तो 1 के इक्वल हो या फिर 1 से ग्रेटर हो। देन समेशन डी डिवाइड्स एन, मोबियस फंक्शन ऑफ डी इज इक्वल्स टू, दो वैल्यूज होंगी मोबियस फंक्शन ऑफ डी की, एन आपका 1 के इक्वल होगा तो मोबियस फंक्शन ऑफ डी की वैल्यू होगी 1। इसके समेशन की मतलब जितने भी डिवाइजर्स होंगे यहाँ पे, डी डिवाइड्स एन का मतलब क्या है, एन के जितने भी डिवाइजर्स होंगे उन सभी का जब हम सम करेंगे, उन सभी के मोबियस फंक्शन का जब हम सम करेंगे, तो अगर आपके पास एन की वैल्यू 1 है देन मोबियस फंक्शन ऑफ डी की भी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। एंड इफ एन इज ग्रेटर देन 1 देन मोबियस फंक्शन ऑफ डी, जितने भी डिवाइजर्स हैं, डी डिनोट्स डिवाइजर्स ऑफ एन, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी आपके पास, 0 आएगी, ठीक है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ही सिंपल सा लेमा है यहाँ पे। तो इसके भी आपके पास दो केस बनते हैं। फर्स्ट केस इफ n इज इक्वल्स टू 1 एंड सेकंड केस इफ n इज ग्रेटर देन 1। तो फर्स्ट केस तो बहुत ही इजी है आपका, बल्कि पूरा ये जो थ्योरम है बहुत इजी ही है। इसमें आपको जस्ट एक दो चीजें ध्यान रखनी है, वही मोबियस फंक्शन की कंडीशंस जो कि आपको पता ही है। तो केस 1 में आप क्या लेके चलेंगे, इफ n इज इक्वल्स टू 1, देन आपने लेफ्ट हैंड साइड ली यहाँ पे d डिवाइड्स n। अब यहाँ पे n को हमें लेके चलना है 1 के इक्वल, तो n के प्लेस पे आपने 1 पुट कर दिया, बाकी सारा सेम है। अब आपको मोबियस फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, d डिवाइड्स 1। अब आपको पता होना चाहिए ना यहाँ पे आपका कौन सा डिवाइजर आएगा, तो ऐसा कौन सा आपका डिवाइजर है जो कि 1 को डिवाइड करे। d डिवाइड्स 1 है ना, तो d के प्लेस पे आप क्या रखोगे, 1 को कौन डिवाइड करता है, ऑब्वियसली 1 को 1 ही डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे आपके d की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 1। तो म्यू d के प्लेस पे आप पुट कर देंगे म्यू 1, एंड आपको पता ही है कि मोबियस फंक्शन ऑफ 1 की वैल्यू हमेशा 1 होती है, ठीक है। और वही आपका थ्योरम में था कि इफ n इज इक्वल्स टू 1 देन मोबियस फंक्शन की वैल्यू 1 होगी, तो हमने कर दी वो यहाँ पे प्रूव, ठीक है। अब हम प्रूव करेंगे अपना सेकंड केस, when n is greater than 1। तो जब आपका n greater than 1 होगा, then by fundamental theorem of arithmetic you can write n is equals to p1 raised to power k1, p2 raised to power k2 up to pr raised to power kr, ठीक है। ये आप फॉर्म लिखेंगे जहां पे आपको पता ही है पी आई जितने भी हैं, p1 p2 up to pr, ये सारे के सारे डिफरेंट प्राइम्स हैं,
एंड जो इनकी पार्स है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होती है, पॉजिटिव होती है हमेशा, ये आपको पता है। तो अब आपको प्रूव करना है ये थ्योरम, तो इसकी आपने ले ली लेफ्ट हैंड साइड, इसको किसी अनदर फंक्शन के इक्वल आपने लेट कर लिया जस्ट सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो fn आपने लेट कर लिया, इसके जो भी लेफ्ट हैंड साइड में जो फंक्शन था उसको आपने ले लिया fn। अब जैसा कि आपको पता है म्यू इज अ मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन, अभी हमने थ्योरम में प्रूव किया, म्यू जो है वो इसमें फंक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है, तो फंक्शन जो fn है आपका वो भी मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन होगा, ठीक है। तो म्यू मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है, इसलिए fn भी हुआ आपका मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन। अब मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है तो यहाँ पे जब हम n की वैल्यू पुट करेंगे, देखिए यहाँ पे की हुई है fn, तो n की जो भी वैल्यू आपने ली थी बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक वो आपने यहाँ पे पुट करी, वो n की वैल्यू आपने यहाँ पे पुट कर दी। अब जैसा कि fn भी आपका एक मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, f ऑफ p1 रेज टू पावर k1 p2 रेज टू पावर k2, इनको हम सेपरेटली लिख सकते हैं, f ऑफ p1 रेज टू पावर k1 f ऑफ p2 रेज टू पावर k2 अप टू f ऑफ pr रेज टू पावर kr। अब आपको क्या करना है, ये जो भी आपके पास टर्म आई है, पूरी इक्वेशन आई है, इक्वेशन नंबर 3, उसे आपको ट्राई करना है कि आप सॉल्व करो। तो सॉल्व आप किस तरीके से करोगे, जैसे आपने यहाँ से पहला फंक्शन उठा लिया, ठीक है, तो इसी को ही आप सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। यहाँ पे f ऑफ p1 रेज टू पावर k1, n के प्लेस पे आपने क्या कर दिया p1 रेज टू पावर k1, तो जो भी आपका फंक्शन है, जो भी स्टेटमेंट थी आपके फंक्शन की, गिवन भी थी आपको, वो सारी की सारी चेंज हो जाएगी। यहाँ पे क्या था आपका f ऑफ n इज इक्वल्स टू समेशन d डिवाइड्स n म्यू d। अब यहाँ पे हो गया f ऑफ p1 रेज टू पावर k1, तो यहाँ पे भी n के प्लेस पे क्या हो जाएगा p1 रेज टू पावर k1, बाकी देखिए सारे आपका एज इट इज है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए d डिवाइड्स p1 रेज टू पावर k1, मोबियस फंक्शन ऑफ d का क्या है समेशन, तो ध्यान से समझना इस चीज को, d जो है वो p1 रेज टू पावर k1 को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो p1 रेज टू पावर k1 आपके कितने भी हो सकते हैं, k1 कहीं तक भी जा सकते हैं, एक जनरल वैल्यू है, p1 भी कहीं तक जा सकता है, जनरल वैल्यू है, हमें नहीं पता, ठीक है। तो इसके जो डिवाइजर्स होंगे d डिवाइड्स p1 रेज टू पावर k1, तो वही डिवाइजर तो हमें यहाँ पे पुट करने होते हैं, d का मतलब ही क्या एक्चुअल में डिवाइजर्स, तो p1 रेज टू पावर k1 के आपके कितने डिवाइजर्स होंगे, सबसे पहले 1 सभी का डिवाइजर होता है, तो 1 आ जाएगा आपके पास। देन p1 रेज टू पावर k1 को p1 रेज टू पावर 1 भी डिवाइड करेगा, p2 रेज टू पावर 2 भी डिवाइड करेगा, अप टू p1 रेज टू पावर k1, जितने भी आपके पास यहाँ पे ये फॉर्म है p1 रेज टू पावर k1, उतने इसके डिवाइजर्स होंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, आपके पास क्या है 2 रेज टू पावर 8, ये p1 एंड दिस इज k1, आप मान के चलो इसको जस्ट समझने के लिए। तो अगर मैं कहती हूँ कि आपके पास कि 1 2 रेज टू पावर 1 2 रेज टू पावर 2 2 रेज टू पावर 3 अप टू 2 रेज टू पावर 8 सभी इसके डिवाइजर्स हैं, तो ये चीज कहना गलत नहीं है, सारे के सारे डिवाइजर्स हैं इसके, ठीक है। 1 से आप डिवाइड करोगे हो ही जाएगा, 2 से आप डिवाइड करो तो 2 रेज टू पावर 7 बचेगा, 2 रेज टू पावर 2 से आप डिवाइड करो 2 रेज टू पावर 8 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर 2, पावर कैंसिल होकर आपके पास 2 रेज टू पावर 6 बचेगा, 2 रेज टू पावर 3 से करोगे तो 2 रेज टू पावर 5 बचेगा आपके पास कैंसिल होने के बाद, और 2 रेज टू पावर 8 से करोगे तो आपके पास 1 बचेगा। तो वही सेम चीज, अगर आपको कोई भी कंडीशन समझ में नहीं आती तो सिंपली उसका एक एग्जांपल उठाओ और वो कंडीशन हो जाएगी आपको क्लियर। और फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। तो सेम ये केस यहाँ पे है जो मैंने आपको समझाया, p1 रेज टू पावर k1 के भी आपके काफी सारे डिवाइजर्स होंगे, सबसे पहले तो 1 होता है, देन p1 रेज टू पावर 1 p2 रेज टू पावर 2 अप टू p1 रेज टू पावर k1, जो भी आपके फॉर्म है वहां तक आपके डिवाइजर्स जाएंगे, ठीक है। ये कंडीशन हमने पहले भी यूज कर रखी है, आई होप आपको क्लियर होगी। तो इसके हमें लेने हैं मोबियस फंक्शन इन सभी डिवाइजर्स के, और फिर उनका समेशन भी करना है। तो मोबियस फंक्शन ऑफ 1 लिया आपने, फिर समेशन करना है तो प्लस किया आपने, देन मोबियस फंक्शन ऑफ p1, क्योंकि p1 रेज टू पावर 1 p1 ही होगा, तो मोबियस फंक्शन ऑफ p1, देन म्यू ऑफ p1 का स्क्वायर अप टू मोबियस फंक्शन ऑफ p1 रेज टू पावर k1, ओके। और वही यहाँ पे बता रखा है कि ये सभी के सभी आपके क्या है डिवाइजर्स ऑफ p1 रेज टू पावर k1। अब हमें देखनी है इनकी वैल्यू, तो इतना तो आपको बताइए मोबियस फंक्शन ऑफ 1 की वैल्यू क्या होती है, आपके पास 1 होती है, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद है आपके पास म्यू ऑफ p1, p1 क्या है आपका प्राइम है, ये हमने पहले स्पेसिफाई कर रखा है, और प्राइम के मोबियस फंक्शन की वैल्यू क्या होती है -1 रेज टू पावर r, तो यहाँ पे एक ही फैक्टर है सिर्फ आपका प्राइम का, तो -1 रेज टू पावर 1 क्या हो जाएगा -1। अब इसके बाद से आप समझना, इसके बाद से जितनी भी टर्म्स होंगी आपकी मोबियस फंक्शन की उनकी वैल्यू होगी 0, क्यों, क्योंकि उन सभी में आपका स्क्वायर फैक्टर इन्वॉल्व हो रहा है। जैसे p1 का स्क्वायर
हमने पढ़ा था अपनी सेकंड कंडीशन में कि अगर n आपका स्क्वायर फैक्टर होता है तो उसके मोबियस फंक्शन की वैल्यू होती है 0। तो यहाँ पे देखिए p1 स्क्वायर, नेक्स्ट आएगा आपका मोबियस फंक्शन ऑफ p1 क्यूब। तो क्यूब में भी तो स्क्वायर इन्वॉल्व है, p1 क्यूब को आप कैसे लिख सकते हो, p1 क्यूब को आप लिख सकते हो p1 स्क्वायर इंटू p1, तो इन्वॉल्व तो इसमें भी स्क्वायर हो रहा है तो इसकी भी वैल्यू 0। फिर इसके बाद आएगा मोबियस फंक्शन ऑफ p1 रेज टू पावर 4, उसमें भी आपके स्क्वायर इन्वॉल्व होंगे, है ना, p1 रेज टू पावर 2 इंटू p1 रेज टू पावर 2, दोनों ही स्क्वायर्स है, 0 वैल्यू। तो इसके बाद जितनी भी आपके पास टर्म्स होंगे उन सभी की वैल्यू हो जाएगी 0। तो यहाँ पे लिख रखा है 0 प्लस 0 अप टू 0। अब देखिए यहाँ से प्लस माइनस माइनस एंड 1 माइनस 1 इज 0, तो कंप्लीट की वैल्यू क्या हो गई आपके पास 0। अब आपकी f ऑफ p1 रेज टू पावर k1 की वैल्यू आ चुकी है 0। तो इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे तो कंप्लीट इक्वेशन की वैल्यू हो जाएगी 0। तो आपकी जो वैल्यू थी समेशन d डिवाइड्स n, मोबियस फंक्शन ऑफ d, वो 0 आ गई आपकी n इज ग्रेटर देन 1 के लिए। तो बहुत इजी सा एग्जांपल था। इस फॉर्म में आपको कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। इस फॉर्म में दोबारा बता देती हूँ मैं क्या है। ये आपका मोबियस फंक्शन है d होते हैं आपके डिवाइजर्स। किसके डिवाइजर्स? जो भी समेशन के नीचे यहाँ पे आपका n लिखा होगा। अब वो n कुछ भी हो सकता है, p1 रेज टू पावर k1 भी हो सकता है, कोई दूसरी फॉर्म भी हो सकती है। तो इसके जितने भी डिवाइजर्स होंगे उन्हीं की ही वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करनी है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज मोबियस इन्वर्जन फॉर्मूला। इसमें आपको जस्ट स्टेटमेंट ध्यान रखनी है, इसका रिजल्ट ही मोस्ट प्रोबेबली यूज होने वाला है आपका। तो ये जो रिजल्ट है इसे ही हम कहते हैं मोबियस इन्वर्जन फॉर्मूला। तो थ्योरम देखिए, आपका यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है g ऑफ n, और वो फंक्शन किस टाइप से डिफाइन है आपका, समेशन d डिवाइड्स n f ऑफ d फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n। n क्या होगा यहाँ पे, पॉजिटिव इंटीजर जो हमारा स्टार्टिंग से चलता आ रहा है। देन आप एक अनदर फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं f ऑफ n, और वो किस टाइप से डिफाइन होगा, समेशन d डिवाइड्स n मोबियस फंक्शन ऑफ d, एंड जो आपका फंक्शन था उसमें n के प्लेस पे आप कर देंगे n बाई d, मतलब वो फंक्शन भी आपका यहाँ पे इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। तो इस टाइप से आप ये फॉर्म याद भी रख सकते हैं कि जो फर्स्ट फंक्शन था आपको उसको इन्वॉल्व करना है इन f ऑफ n। तो ये है आपका मोबियस इन्वर्जन फॉर्मूला। करते हैं इसका प्रूफ। तो इसमें देखिए हमें प्रूव क्या करना है, जैसे कि मैं आपको हर बार कहती हूँ, अगर आपको कोई भी प्रूव करना है तो उसमें जो चीज आपको प्रूव करनी है उसे आप देख के चलो, तो आपको आइडिया मिलता रहता है कि हमें कौन से स्टेप्स क्या फॉलो करने हैं, किस चीज को इंक्लूड करना है, क्या लेके आना है, ये सब चीजें। तो देखिए हमें गिवन है ये फंक्शन g ऑफ n इज इक्वल टू समेशन d डिवाइड्स n f ऑफ d, जहाँ पे d आपका डिवाइजर है। यहाँ पे जो हमें प्रूव करना है, टू प्रूव, उसमें आपका जो फंक्शन है वो है g ऑफ n बाई d। तो ये फंक्शन हमें इन्वॉल्व करना है, तो n के प्लेस पे हम n बाई d कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे d डिवाइड्स n है, तो इसके प्लेस पे डिवाइजर भी हम दूसरा ले लेंगे, क्योंकि फंक्शन आपका अब कंप्लीटली चेंज होने वाला है। तो यहाँ पे हम डिवाइजर ले लेंगे c, और n के प्लेस पे हो जाएगा n बाई d, और इस d डिवाइजर के प्लेस पे आपका c हो जाएगा। तो g ऑफ n बाई d जो हमने यहाँ पे इन्वॉल्व कर लिया है। अब इस थ्योरम में हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड लेके चलेंगे और लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल लाके हम इसको प्रूव करेंगे। एट लास्ट लेफ्ट हैंड साइड आप यहाँ पे ये लेके चल रहे हैं, एट लास्ट आपकी f ऑफ n के इक्वल आ जाएगी, आपका मोबियस इन्वर्जन फॉर्मूला प्रूव हो जाएगा। तो इसमें आपको क्या करना है, समेशन d बाई n है आपका। अब इसमें g ऑफ n बाई d, इस फंक्शन की जो वैल्यू है वो आप ये वाली रख दो सेम एज इट इज। इसको आपने दिया हुआ है इक्वेशन नंबर 1, तो आप लिख देंगे यहाँ पे बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 हमने यहाँ पे g ऑफ n बाई d फंक्शन की वैल्यू यहाँ से पुट करी है इक्वेशन नंबर 1 से। ये जो आपका थ्योरम है मैथमेटिकली ही है, इसमें इतना मतलब समझने वाला नहीं है, एक दो बार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी। तो ये जो दोनों समेशंस हैं इनको हम क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे, तो म्यू डी एफ सी आपका हो गया यहाँ पे। यहाँ तक हमने कर लिया था इसको। अब इसके आगे समझने वाली चीज, इसलिए मैं आपको नोटबुक पे समझा रही हूँ। इसमें क्या करना है आपको, ये जो समेशन यहाँ पे d डिवाइड्स n है, c डिवाइड्स n बाई d से करना है चेंज, ताकि जो हमारा सॉल्यूशन है वो इजीली हो सके। तो चेंज करने के लिए आपको कुछ डिविजिबिलिटी के रूल्स पता होने चाहिए, जो हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़े थे। तो वो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। क्या रूल था हमारा कि इफ a डिवाइड्स b, अगर a b को डिवाइड करता है तो हम b को लिख सकते हैं सम इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ a। जैसे 2 डिवाइड्स 8, 2 8 को डिवाइड करता है, तो आप 8 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू यहाँ पे कोई भी इंटीजर, तो वो हो जाएगा 4, ठीक है। तो मतलब इफ a डिवाइड्स b, तो b को आप क्या लिख सकते हो, सम इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ a, और उस इंटीजर को आप कुछ भी ले सकते हो, बट आपको स्पेसिफाई कर देना कि k बिलोंग्स टू इंटीजर्स।
अब यही सेम कंडीशन हमें अप्लाई करनी है यहाँ पे है c डिवाइड्स n बाई डी, तो इफ c डिवाइड्स n बाई डी, तो n बाई डी को भी आप क्या लिख सकते हैं, सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ c, और वो इंटीजर आपने ले लिया k डैश, और आप बता देंगे k डैश बिलोंग्स टू इंटीजर। तो यही डिविजिबिलिटी की कंडीशन हमने यहाँ पे अप्लाई की है c डिवाइड्स n बाई डी पे। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे n बाई डी इज इक्वल टू c के डैश है, आप क्या करेंगे d को राइट हैंड साइड में ले जाओ, सो दिस इंप्लाइज n इज इक्वल्स टू d c k डैश, ये हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, d और k डैश दोनों ही आपके इंटीजर्स हैं, इनको पैर अप कर दो, सो दिस इंप्लाइज n इज इक्वल्स टू c d k डैश। अब देखो दोनों ही आपके इंटीजर्स हैं, तो दोनों दो इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट है वो भी अगेन एक इंटीजर आएगा, तो आप कोई भी इंटीजर ले सकते हो। n इज इक्वल्स टू c, लेट सपोज आपने ले लिया m, ठीक है। अब ये वही कंडीशन बन गई आपकी b इज इक्वल्स टू a के वाली, है ना, ये लिखा था ना हमने b इज इक्वल्स टू a के, कब लिखा था, जब a डिवाइड्स b, तो यहाँ पे n इज इक्वल्स टू c है, तो इससे क्या इंप्लाई होता है कि c डिवाइड्स n, तभी हम n को लिख पाए हैं इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ c, तो सो दिस इंप्लाइज c डिवाइड्स n, ये हो गई हमारी फर्स्ट चीज। अब यहाँ से हमें पता क्या चल रहा है, देखिए d n को डिवाइड कर रहा था और उसी n को c डिवाइड कर रहा है, तो d और c जो है वो डिवाइजर्स ही हो गए n के, तो इस d के प्लेस पे आप c भी लिख सकते हो, क्योंकि d भी यहाँ पे n को डिवाइड कर रहा था और एक अनदर हमारे पास आ चुका है c जो कि n को डिवाइड करता है, तो इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, d बाई n के प्लेस पे c बाई n। तो एक समेशन की ये हो गई आपकी सॉल्व, तो समेशन c बाय n हो जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है c डिवाइड्स n बाई d, तो इसके लिए आप क्या करोगे, जैसे यहाँ पे आपका ये रिलेशन था, यहाँ पे देखिए n इज इक्वल्स टू डी सी के डैश। अब आपको क्या करना है, ये n है, इस वाले रिलेशन से आप कर सकते हो, ठीक है। n बाई डी इज इक्वल्स टू सी के डैश है, तो इस d को तो आप क्या ले जाओ उधर मल्टीप्लाई में, और जो c है उसे ले आओ डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा आपका n बाई सी इज इक्वल्स टू डी मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो d के डैश हो जाएगा। क्लियर, दिस इंप्लाइज, अब ये वही कंडीशन बन गई आपकी b इज इक्वल्स टू a के वाली, ठीक है। तो b इज इक्वल्स टू a के, दैट मीन्स d डिवाइड्स n बाई सी, ये हमने ये लिखा था ना b इज इक्वल्स टू a के, कब, जब a b को डिवाइड कर रहा है, तो सेम इसी तरीके से n बाई सी इज इक्वल्स टू डी के डैश, ये कंडीशन हम कब लिख पा रहे हैं, जब d n बाई सी को डिवाइड कर रहा है, तो d डिवाइड्स n बाई सी, ठीक है। तो n बाई डी मतलब इस कंडीशन से c डिवाइड्स n बाई डी, ये दोनों इक्वली हैं, तो इस कंडीशन से हम क्या लेके आए हैं, c डिवाइड्स n बाई डी कंडीशन से हम लेके आए d डिवाइड्स n बाई सी, तो इसके प्लेस पे हम ये पुट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट समेशन जो है उसमें हम c डिवाइड्स n बाई डी के प्लेस पे पुट कर देंगे d डिवाइड्स n बाई सी। आपकी बुक में ये दोनों ही, और ये जो आपका एज इट इज रहेगा म्यू डी और एफ सी, आपकी बुक में ये जो दोनों ही कन्वर्ट करके बहुत डायरेक्टली दिए हुए हैं, तो उसमें समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब आपके पास यहाँ पे समेशन के दो केस स्प्लिट हो जाते हैं, कैसे, c आपका यहाँ पे डिवाइजर है और n जो है वो आपका डिवाइडेंड है, तो c या तो आपका n के इक्वल हो सकता है या उससे लेस हो सकता है, क्योंकि डिवाइजर जो है कभी भी डिवाइडेंड से बड़ा नहीं होगा, या तो उससे लेस होगा या फिर उसके इक्वल होगा। तो फर्स्ट केस में हम ले लेते हैं व्हेन c इज लेस देन n, एंड सेकंड केस में ले लेते हैं व्हेन c इज इक्वल्स टू n। बाकी सारा आपका सेम रहेगा दोनों। तो हमने ये जो एक आपका पेयर था समेशन का, इसे दो में स्प्लिट कर लिया, म्यू डी एफ सी सेम आपके एज इट इज, बस ये दो कंडीशन आपकी बन चुकी हैं। जब c n से लेस होगा तो उस टाइम पे क्या होगा, c n से लेस है, तो जो ये समेशंस, अब जो ये समेशंस हैं आपके पास, इन्हें आप अगेन स्प्लिट अप कर देंगे। c का है तो एफ सी के साथ हो जाएगा, तो यहाँ पे समेशन c डिवाइड्स n, c इज लेस देन n एफ सी, एंड जो d डिवाइड्स n बाय c, d वाला है वो म्यू d के साथ पेयर अप हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखो तो इस समेशन को, यहाँ पे c को n के इक्वल लिया गया है, तो आप जब c को इसके साथ करोगे तो c के प्लेस पे n लिख सकते हो, तो f ऑफ n हो जाएगा आपका। देन ये जो समेशन है इसमें क्या है, d डिवाइड्स n बाय c, तो n और c ये तो दोनों आपके इक्वल हो गए, तो अगर आप c के प्लेस पे n रखते हो तो n बाय n कैंसिल होके 1 आ जाएगा, ठीक है। तो d डिवाइड्स 1 आएगा यहाँ पे। देखिए यहाँ पे एक कंडीशन, इसे दोबारा समझेंगे, तो इसमें क्या है, c डिवाइड्स n एंड c इज लेस देन n, f ऑफ c, मतलब जो भी ये समेशन है इन्हें हमने क्या कर दिया, पेयर अप कर दिया। उसके बाद ये c वाला जो है वो c के साथ पेयर अप हो गया, देन समेशन d डिवाइड्स n बाय c, d वाला d के साथ पेयर अप हो गया। दोनों जो समेशन आपके साथ में थे उन्हें आपने स्प्लिट कर दिया। यहाँ पे क्या है, c जो है वो n के इक्वल है, तो c को जब हम n के इक्वल रखेंगे तो यहाँ पे आपका f ऑफ n हो जाएगा, c के प्लेस पे n रखेंगे तो ये रहा आपका f ऑफ n, और यहाँ पे आप कैंसिल करेंगे इसको तो 1 के इक्वल हो जाएगा, तो समेशन आपका यहाँ से होता है खत्म। यहाँ पे आप जब n को c के इक्वल रखेंगे तो n बाय c है, तो n डिवाइड्स n, तो n और n कैंसिल होके 1 आ जाएगा आपका, तो d डिवाइड्स 1 ये होगा, एंड देन म्यू d।
ये लेफ्ट हैंड साइड वाला जो भी फर्स्ट टर्म है आपकी वो तो सारी एज इट इज, एफ एन एज इट इज। अब डी डिवाइड्स 1 और 1 का मैंने आपको बताया था जैसे हमने प्रीवियस जो फॉर्म की थी उसमें म्यू डी, डी यहाँ पे डिवाइजर है, किसका डिवाइजर है, जो भी n की वैल्यू है यहाँ पे उसका, तो n की वैल्यू है 1 और 1 का डिवाइजर 1 ही हो सकता है, 1 के सिवा तो कुछ हो नहीं सकता। तो आप यहाँ पे क्या रखेंगे इसके प्लेस पे, म्यू ऑफ 1, डी के प्लेस पे आप क्या पुट कर सकते हैं, म्यू ऑफ 1। उसके बाद यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड है आपकी, इसमें अगर आप इसकी वैल्यू देखो म्यू डी, डी डिवाइड्स n बाय c, तो जो हमने एफ मर्टन्स लेमा किया था इससे प्रीवियस वाला थ्योरम नंबर 2 में, उसमें क्या था कि समेशन d डिवाइड्स n म्यू ऑफ d जब कभी भी ये ग्रेटर देन 1 हो जाता है, n बाय c को अभी हम प्रूव करेंगे कि ये ग्रेटर देन 1 है, तो ये आपका n का काम कर रहा है यहाँ पे n बाय c, वहां पे क्या था आपका समेशन d डिवाइड्स n, और जब n किसकी बात हो रही है, जब n ग्रेटर देन 1 होता है उसकी जो वैल्यू है वो 0 आती है जब n आपका क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो। वही सेम केस यहाँ पे है, यहाँ पे पहले हम प्रूव करते हैं कि n बाय c आपका ग्रेटर देन 1 होगा कैसे। तो जैसे देखें यहाँ पे c लेस देन n है, यहाँ पे c इज लेस देन n, अगर दोनों साइड में क्या कर देती हूँ, c से डिवाइड कर देती हूँ, इस साइड भी और इस साइड, तो यहाँ से c और c कैंसिल होके 1 आ जाएगा और n बाय c एज इट इज रहेगा। सो दिस इंप्लाइज n बाय c, और यहाँ पे कैंसिल होके आ गया 1, तो n बाय c को हमने प्रूव कर दिया कि ये ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। तो वही यहाँ पे क्या है, d डिवाइड्स n बाय c, n के प्लेस पे n बाय c आ गया, तो n बाय c ग्रेटर देन 1 हो गया, तो इसकी वैल्यू आएगी आपकी 0। सेकेंड चीज क्या है यहाँ पे, वही जो मैंने आपको बताया वही बता रखी है कि म्यू डी, डी डिवाइड्स n बाय c और n बाय c ग्रेटर देन 1 है, तो इसकी वैल्यू 0 होगी बाय एफ मर्टन्स लेमा, थ्योरम नंबर 2 में जो हमने किया था वो। तो इसकी वैल्यू आपकी किसके इक्वल हो जाएगी, 0 के इक्वल, एंड देन एफ ऑफ एन एज इट इज रहेगा। म्यू ऑफ 1 की वैल्यू क्या होती है, मोबियस फंक्शन ऑफ 1 की वैल्यू डेफिनेशन में ही हमने पढ़ी थी 1 होती है, तो इसमें ये जो टर्म है आपकी फर्स्ट वाली टर्म ये तो हो जाएगी 0, एंड एफ ऑफ एन को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा, एफ ऑफ एन के इक्वल। तो हम लेके चले थे अपने जो प्रूव करना था उसकी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गया, तो यही तो हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो जो भी आपकी लेफ्ट हैंड साइड थी यहाँ पे समेशन d डिवाइड्स n म्यू d एंड g n बाय d, ये किसके इक्वल आ गया, f ऑफ n के इक्वल, जो कि क्या है इसकी लेफ्ट हैंड साइड, इसे ही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये होता है यहाँ पे मोबियस इन्वर्जन फॉर्मूला प्रूव। नाउ नेक्स्ट इज कन्वर्स ऑफ मोबियस इन्वर्जन फॉर्मूला। तो कन्वर्स का मतलब क्या होता है, अपोजिट। हमने अभी मोबियस इन्वर्जन फॉर्मूला में क्या किया, ये कंडीशन हमें गिवन थी एंड एफ ऑफ एन वाली कंडीशन हमने प्रूव करी थी। अब यहाँ पे आपको एफ ऑफ एन वाली कंडीशन गिवन है एंड जी ऑफ एन आपको करना है प्रूव। तो ये जो थ्योरम है इन्वर्जन फॉर्मूला का जो कन्वर्स है इसका प्रूफ आप खुद ट्राई करेंगे, बिल्कुल मोबियस इन्वर्जन फॉर्मूला की तरह। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके पूछ लेना, बट ये आपका होमवर्क है, इसे आपको खुद ट्राई करना है, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे एक्सरसाइज 5.3 के एग्जाम्पल्स। तो अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड स्टे ट्यून।